नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 5 और हम उपस्थित हैं डेली करंट अफेयर सीरीज के साथ। आज है साथियों 20 फरवरी 2025 और आज की भारतवर्ष की संपूर्ण महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। हम वैसी घटनाओं से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे आप भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के डिस्कशन और उसके अलावा इंपॉर्टेंट जीके जीएस को भी हम यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज है साथियों कौन सा? तो आज है 20 फरवरी का दिन और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। डेली करंट अफेयर्स में 20 फरवरी 2025 का आज दिन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों कि भारत की अंडर 19 स्टार जी कमलिनी ने महिला प्रीमियर लीग यानी WPL में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने किस टीम के लिए डेब्यू किया है? आपसे पूछ रहा है कि जो जी कमलिनी है वो जी कमलिनी ने किस टीम के लिए डेब्यू किया है। पहला ऑप्शन है आपके लिए मुंबई इंडियंस के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए या यूपी वॉरियर्स के लिए। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? तो मुंबई इंडियंस हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि ये जो जी कमलिनी है साथियों, जी कमलिनी है, ये किस देश किस टीम के लिए खेल रही हैं? तो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसके खिलाफ ये मैच खेलने जा रही थी साथियों? तो याद रखिएगा ये मैच जो है गुजरात के खिलाफ खेलने जा रही थी, गुजरात जायंट्स के खिलाफ। अब दूसरी बड़ी बात होती है कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो है इन्हीं की टीम की साथी हुआ करती थी जिसका नाम है शबनम। तो आइए देखते हैं पहले ये पूरा मामला क्या है। देखिए जो जी कमलिनी है साथियों, जी कमलिनी भारत के अंदर 19 स्टार ने महिला प्रीमियर लीग यानी WPL में सबसे युवा खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। तो कौन वो खिलाड़ी है साथियों, जरा कमेंट कीजिए। तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी का नाम है जी कमलिनी। दूसरा जो है 16 वर्षीय बाएं हाथ की बल्लेबाज ने 18 फरवरी 2025 को गुजरात जायंट्स के खिलाफ, ध्यान रखिएगा किसके खिलाफ? गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की तरफ से, यानी ये किस टीम से खेलती हैं? तो मुंबई इंडियंस की तरफ से बड़ोदरा के कोटंबी स्टेडियम में अपना पहला मैच खोला है। उन्होंने अंडर 19 टीम में सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपनी साथी शबनम शकील से तोड़ा है। तो इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया है साथियों? तो इन्होंने शबनम शकील को छोड़ा है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो यहां पे दो जवाब लेते हैं दोस्तों। पहला, ये जो जी कमलिनी है साथियों, आपसे पूछेगा कितने दिन की है? तो ध्यान रखिएगा पहले इन्होंने किसे पीछे छोड़ा है? तो आप भी रखिएगा शबनम शकील को पीछे छोड़ा है, शबनम शकील को पीछे छोड़ा है। अब दोनों में ध्यान रखना है साथियों, शबनम शकील की जब हम बात करते हैं दोनों 16 साल की हैं, लेकिन दिन में फर्क है। एक है साथियों 213 तो दूसरा है 263। तो ये है 16 बरस 213 दिन की। सभी लोग कमेंट करेंगे 16 बरस 213 दिन। और ये है साथियों 16 बरस की, तो ये भी हैं लेकिन 213 नहीं, 263 डेज साथियों, 263 दिन साथियों, 263 दिन। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा कि जो WPL है ये कहां हो रहा है? तो कोटंबी स्टेडियम बड़ोदरा के अंदर में हो रहा है। लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे लोग हैं। अगर 213 और 263 छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा कौन है? तो आप भी जानते हैं कि एलिस कैप्सी हुआ करती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, एलिस कैप्सी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब साथियों देखिए जब बात आई है खेल की, तो यहां पर इंपॉर्टेंट एक खेल के बारे में बातचीत करते हैं। और मैं यहां पर आपसे 5 प्रश्न आपके रिवीजन कराने वाला हूं, जो होने वाला है 33वां पेरिस ओलंपिक से। कहां से होने वाला है? तो 33वां साथियों, 33वां पेरिस ओलंपिक से ये प्रश्न होने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक से, पेरिस ओलंपिक से ये प्रश्न होने वाले हैं। तो सबसे पहले 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करेंगे, 2024 की बात करेंगे। यहां पर जो सबसे पहला सवाल एग्जाम के अंदर बनेगा कि इसका आयोजन कहां हुआ था, जरा कमेंट करके बताइए कि आयोजन कहां हुआ था। तो सभी लोग लिखेंगे साथियों पेरिस के अंदर में हुआ था। दूसरा एग्जाम के अंदर में सवाल पूछता है साथियों कि इसके अंदर में इसका शुभंकर कौन था? तो सभी लोग बताएंगे फ्रीजियन कैप हुआ करता था साथियों। शुभंकर कौन था? आप भी जानते हैं। तो शुभंकर साथियों इसका कौन? तो फ्रीजियन कैप हुआ करता था। सभी लोग कमेंट करेंगे। एग्जाम के अंदर में सवाल ये पूछे जा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक वाक्य पूछा जा सकता है साथियों जिसको हम क्या कहते हैं? आदर्श वाक्य। तो गेम्स वाइड ओपन है साथियों। क्या है? तो गेम्स वाइड ओपन है। गेम्स वाइड ओपन जो है इसका क्या है? तो आदर्श वाक्य है साथियों। अच्छा, यहां से बिहार नहीं, भारत से संबंधित 3 सवाल पूछे, 3 नहीं 4 सवाल यहां पर भारत से संबंधित पूछे जाएंगे साथियों। भारत से संबंधित यहां पर 4 सवाल पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा कि कुल इसमें भारत दल में कितने एथलीटों ने भाग लिया साथियों? तो
भारत के एथलीटों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो 117 एथलीट्स ने साथियों भाग लिया। पांचवा आपसे पूछेगा कि देखते हैं जो झंडा लेकर आगे चलते हैं, झंडा लेकर जो आगे चलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं साथियों, तो आप भी जानते हैं ध्वजवाहक कहते हैं। तो ध्वजवाहक में 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला साथियों क्या पूछा जाता है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो जरा बताना कि उद्घाटन में कौन था। उद्घाटन में ध्वजवाहक तो पीवी सिंधु का नाम सुना होगा साथियों, और साथ ही साथ शरत कमल का नाम सुना होगा। 2 नाम सभी लोगों ने सुना होगा, पहला शरत कमल का और दूसरा पीवी सिंधु का। लेकिन जब एग्जाम के अंदर में साथियों सवाल यहां पर आपसे पूछे कि उद्घाटन के अंदर में तो शरत कमल और पीवी सिंधु, लेकिन जब समापन हो रहा था उस समय कौन, तो समापन के अंदर में मनु भाकर का नाम आता है साथियों, मनु भाकर। लेकिन मनु भाकर अकेले नहीं हुआ करती थी समापन के टाइम पीरियड पर, इनका साथ देने के लिए थे पी.आर. श्रीजेश हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, तो पी.आर. श्रीजेश हुआ करते थे साथियों, पी.आर. श्रीजेश हुआ करते थे, यह भी ध्यान रखना है। तो जरा कमेंट करो उद्घाटन के समय कौन, तो शरत और पीवी सिंधु, और समापन के जगह आपसे पूछे एग्जाम के अंदर में तो कौन ध्वजवाहक था साथियों। ध्वजवाहक अगर आपसे पूछे तो ध्वजवाहक का नाम यह ध्यान रखना है। अच्छा, एक सवाल और यहां पर पूछा जाता है कि भारत के लिए पहला पदक इसमें कौन लेकर के आया था, तो ध्यान रखिएगा कि भारत के लिए अगर पहला पदक के बारे में पूछे तो यही नाम जो ऊपर लिखा हुआ है, और वो नाम कौन सा है, तो हरियाणा की रहने वाली मनु भाकर साथियों। ध्यान रखिएगा, मनु भाकर जो हरियाणा की रहने वाली हैं, उसी ने भारत के लिए पहला पदक लाया था इसके अंदर में। और वो कौन सा पदक था, तो जरा बताना, वो कांस्य पदक हुआ करता था, कांस्य पदक। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल यहां से पेपर के अंदर में पूछा जा सकता है, और वो क्या पूछा जा सकता है कि कितने नए खेल शामिल किए गए, कितने नए खेल शामिल किए गए। आपसे पेपर के अंदर में साथियों सवाल पूछा जा सकता है, और आपसे पूछेगा कि कितने नए खेल। जरा मैं लेता हूं यहां पर 7वें क्वेश्चन, आपसे पूछेगा कितना नया खेल शामिल किया गया, तो आप कहना सभी लोग सारा कमेंट करो 4, सभी लोग कमेंट करेंगे 4। आपसे पूछेगा कौन कौन, तो सबसे पहले साथियों ब्रेकिंग का नाम लेंगे, सबसे पहले जो है ब्रेकिंग का नाम लेंगे। अच्छा, आपका आजकल ऑनलाइन गेम खेलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो स्पोर्ट क्लाइंबिंग कहते हैं साथियों। ऑनलाइन वाले को हम सर्फिंग कहते हैं साथियों, सर्फिंग कहते हैं। सर्फिंग के अलावा साथियों स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की जब बात आती है तो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो है तीसरा हुआ करता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ब्रेकिंग हो गया, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया, सर्फिंग हो गया, और नेक्स्ट है जो साथियों कौन सा, तो सेफ बोर्डिंग हो गया, स्केट बोर्डिंग हो गया। तो स्केट बोर्डिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्केट बोर्डिंग हो गया। तो ये 4 के 4 साथियों ध्यान रखेंगे सभी लोग, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक जाते जाते आखिरी सवाल यहां पर पूछना चाहता हूं, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, इसका थीम क्या था। लास्ट सवाल इस क्वेश्चन के अंदर में साथियों आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसका थीम क्या था, इसका थीम क्या था। तो थीम के अंदर में 2 लाइन याद रखना, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट साथियों। क्या था, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट साथियों। सभी लोग कमेंट करेंगे लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट साथियों। अच्छा, आपसे एक सवाल और पूछ सकता है कि भारत के 117 एथलीटों में जो लोग हुआ करते थे, इन्होंने कितने खेलों में भाग लिया। क्या पूछेगा, इन्होंने कितने खेलों में भाग लिया साथियों। तो ध्यान रखिएगा, कुल 16 खेलों में भाग लिया। उसके अंदर में लगभग 70 के आसपास या 69 के स्पर्धाओं के अंदर में इन्होंने क्या लिया था, तो भाग लिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या क्लियर है, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए भाई। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 कहां पे हुआ, तो पेरिस में। शुभंकर कौन थे, तो फ्रीजियन कैप थे। आदर्श वाक क्या था, गेम्स वाइड ओपन था। नया खेल कितना साथियों, तो 4 सभी लोग कमेंट करेंगे। और साथ ही साथ भारत की तरफ से कितने एथलीटों ने 100। अच्छा, सबसे पूछे कि सबसे ज्यादा उम्र दराज, यहां पर एक सवाल और पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा उम्र दराज। देखिए, मैंने पहला पदक तो मनु भाकर, लेकिन एग्जाम में अगर पूछे कि सबसे ज्यादा उम्र दराज एथलीट, तो रोहन बोपन्ना हुआ करते थे। और रोहन बोपन्ना किस चीज में साथियों, तो रोहन बोपन्ना टेनिस के अंदर में। इससे ज्यादा कोई सवाल यहां से फिलहाल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो मुंबई इंडियंस हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा संस्करण था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जरा बताना कि ये कौन सा संस्करण था साथियों, कौन सा संस्करण था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेक्स्ट साथियों, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 आपसे पूछ रहा है कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान हासिल करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है। बहुत दिनों के बाद भारतीय कंपनी इतनी ऊंचाई पर पहुंची है। इन्फोसिस है, टास्टा समूह है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, या अदानी समूह है। जरा कमेंट करके बताइए। बहुत सारे लोग विनीता हैं, विनीता के नीचे संतन है, सक्सेस विद प्रियंका है, राम नरेश है, मधु पंडित हैं, आरती कुमारी है। बिल्कुल सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं, सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको बताना है, पहले क्या होगा, सही उत्तर आने लगा है साथियों, बिल्कुल सही। और सही प्रश्न का जवाब हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड साथियों। रिलायंस वो कंपनी है साथियों, किस मामले में, तो रिलायंस, इस बात के लिए ध्यान रखिएगा,
साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। इसका जो पीडीएफ है ना, इसका जो पीडीएफ है मेरे दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और पीडीएफ इसी कमेंट बॉक्स के अंदर में मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी कमेंट बॉक्स के अंदर में, इसी कमेंट बॉक्स के अंदर में क्या मिलेगा। तो अच्छा, कल वाली पीडीएफ सबको मिल गई थी ना? कल वाली पीडीएफ सबको मिली थी कि नहीं? एक बार जरा कमेंट करके बता दो, कल वाली पीडीएफ सब लोगों को मिली थी? यस और नो, यस और नो जरा कमेंट करके बता दो। बिल्कुल, बीपीएससी टीआरई 4, अच्छा नाम ही इतना लंबा है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रिलायंस। अभी रिलायंस के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन जरा देख लीजिए, ये है आपके कौन भाई? तो अंबानी साहब, मुकेश अंबानी। 2024 में साथियों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल ने फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स जरा कमेंट करना साथियों, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में ने दूसरा स्थान हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो किसने हासिल किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हासिल किया है। इसने किसको पीछे छोड़ा है? एप्पल का आप मोबाइल रखते हैं और नाइकी का आप जूता पहनते हैं, तो उसने एप्पल और नाइकी जैसे अंतरराष्ट्रीय शक्तिशाली कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। मतलब रिलायंस ने साथियों एप्पल और किसको? तो एप्पल के अलावा नाइकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। यह पहली बार है, देखो गाना सुनते हो ना आप कि पहली पहली बार, तो वही बहानी है साथियों, ये पहली बार है कि कोई भारतीय कंपनी इस महान विश्व रैंकिंग में शीर्ष 3 में आ गई है। मतलब ये फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री है कि भारत की कोई कंपनी कहां आई है साथियों, तो भारत की कोई कंपनी टॉप 3 के अंदर में आई है। इस बात का ध्यान रखना है। और वो कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस है। इस इंडेक्स में कंपनियों का मूल्यांकन ब्रांड धारणा से नहीं बल्कि उनके आर्थिक प्रदर्शन से किया जाता है। और आर्थिक आपको पता ही है कि भाई अंबानी से बड़ा कौन ब्रांड निकल के आएगा भारत के अंदर में, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में रिलायंस हो जाएगा। जबकि रिलायंस ने एप्पल, नाइकी, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और टोयोटा को पीछे क्या कर दिया है? तो छोड़ दिया है। लेकिन ये तो बात हुई साथियों किस इंडेक्स की? तो ये तो बात हुई साथियों फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की। मैं आपसे 5 इंडेक्स पूछूंगा और पांचों इंडेक्स का आपको जवाब देना है और बेहतरीन तरीके से जवाब देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 और 25 के महत्वपूर्ण इंडेक्स की, जिसमें सबसे पहला इंडेक्स आ रहा है, उसे हम कहते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। क्या कहते हैं? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। मैं यहां से 3 सवाल पूछूंगा और तीनों आपके परीक्षा में आता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो यहां से 3 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है साथियों, इसको जारी कौन करता है? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको जारी कौन करता है मेरे दोस्तों? तो इसको जारी करता है हेनले नाम की कंपनी। लेकिन हेनले अकेले नहीं है, हेनले एंड पार्टनर्स जो हैं, इसको जारी कौन करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स नाम की कंपनी जारी करती है। अगला सवाल जो पूछता है साथियों, अगला सवाल जो पूछता है कि इसमें कितने देश शामिल है, कितने देशों का यह सम्मिलित है? तो 195, सभी लोग कमेंट करेंगे साथियों, 195 देश हैं। उसके बाद 2 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कि इसमें रैंक 1 पे कौन है, यानी टॉप स्थान पे कौन है, और दूसरा पूछेगा आपका अपना देश, हमारा अपना देश, न्यारा प्यारा भारत, भारत की रैंकिंग कितनी है। तो टॉप नंबर पे ध्यान रखेंगे सिंगापुर है साथियों। कौन है? तो सिंगापुर है, सिंगापुर साथियों ध्यान रखेंगे। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का डेटा हम 2024 का दे रहे हैं और 2024 में भारत 80, याद रखिएगा नहीं 85 नंबर पर, सॉरी अभी 2025 के अंदर में अगर हम बात करें तो 85 नंबर पे है। और आपसे पूछेगा कि 2024 में कितना था, तो 2024 में 80वें नंबर पे था, 80th नंबर पे था। तो ध्यान रखिएगा 2024 में 80वें नंबर पे था। लेकिन अभी की 2025 की बात करें साथियों, 2025 एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे साथियों कि भारत का रैंकिंग कितना हो गया है? 85वें नंबर पे हो गया है। दूसरा सवाल यहां पर एक और बनता है जो इंडेक्स से संबंधित है। दूसरा इंडेक्स जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। क्या कहते हैं? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स साथियों, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। यहां से भी 2 सवाल पूछे जाएंगे साथियों। सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला सवाल कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जर्मन वॉच इसको जारी करता है, जर्मन वॉच। फिर अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अगला सवाल पूछूंगा साथियों क्या कि कितने देश इसके अंदर में हिस्सा लेते हैं। जो फॉर्मेट यहां हमने पारित किया है तो याद रखिएगा कि 63 कंट्रीज तो है ही, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की जब हम बात करते हैं तो वो भी शामिल है। फिर आपसे हम पूछेंगे कि टॉप पे कौन है, तो याद रखेंगे कि जब इस नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के अंदर में नंबर 1 की बात आती है तो डेनमार्क साथियों। और भारत की अगर हम बात करते, सॉरी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को जर्मन वॉच नहीं,
पॉल्यूशंस इंस्टीट्यूट जो है, पॉल्यूशंस इंस्टीट्यूट जारी करता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां पर, पॉल्यूशंस इंडेक्स जारी करता है, मैं कंफ्यूज हो गया। और इसको कौन जारी करता है, तो पॉपुलेशन इंडेक्स जारी करता है। दूसरा जो है नेटवर्क रेडीनेस की जब हम बात करते हैं, कितने देश इसमें हिस्सा लेते हैं, तो 133 लेते हैं साथियों। कितने लेते हैं, 133। अब आपसे पूछेगा कि नंबर 1 पर यानी टॉप रैंक पर कौन है, तो अमेरिका है साथियों, ध्यान रखिएगा अमेरिका है। भारत के ऊपर में अगर पूछेगा तो भारत साथियों कितने नंबर पे है, तो आप पढ़े होंगे और अभी अभी हुआ होगा, 40s में है। और याद रखिएगा 49वें नंबर पर भारत है साथियों, 49th नंबर पर भारत है। अच्छा, एक और इंडेक्स मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप बोलें तो मैं एक और इंडेक्स पूछना चाहता हूं, और है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। वो कौन सा इंडेक्स है साथियों, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अगला जो है साथियों कौन सा है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है। ये एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स कोई भी आए तो 3-4 बड़े सवाल मिलने चाहिए। पहला कि इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है साथियों, इसको क्या करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको जारी करता है। अब अगला सवाल हमारा यही होगा साथियों कि इसके अंदर में जो अगला क्वेश्चन बनेगा, इसको जारी तो करता है साथियों वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें कुल कितने देश हैं साथियों, तो याद रखिएगा टोटल की अगर हम बात करते हैं तो कुल कितने देश शामिल हैं, तो 142। फिर आपसे क्या पूछेगा कि टॉप पे कौन है, तो आप कहेंगे डेनमार्क है साथियों, डेनमार्क। लेकिन जब बात भारत के रैंकिंग की आएगी, आपसे पूछेगा कि टॉप पर तो डेनमार्क है, लेकिन भारत कितने नंबर पे है, तो ध्यान रखिएगा भारत जो है 79th पोजीशन पे है, 79th पर। एक और पूछना चाहता हूं जो एग्जाम का पहला प्यार है और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताइए जरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैं छोड़ देता हूं, जरा आप कमेंट करके बताइए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है। ज्यादा डिस्कशन डिटेल में चलेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को सबसे पहला सवाल कि जारी कौन करता है, तो एक जर्मनी की संस्था है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वेल्थू गर हिल्फे। क्या नाम है, तो वेल्थू गर हिल्फे साथियों, वेल्थू गर हिल्फे यही जारी करता है। अब दूसरा सवाल यही पूछेंगे हम आपसे कि कुल कितने देशों की गणना की गई है, तो 127 साथियों, 127। फिर आपसे मैं पूछूंगा कि टॉप पर कौन है, तो आप कहेंगे साथियों बेलारूस नाम है। क्या नाम है, तो बेलारूस है, ध्यान रखिएगा। टॉप पे कौन है, तो बेलारूस है साथियों। लेकिन मैं जब आपसे पूछूं कि भारत कहां पे है, क्या भारत जो है, क्या भारत 100 पर है या 100 से भी आगे है, तो आप कहेंगे, सभी लोग कमेंट कीजिए 105। सभी लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग कमेंट करेंगे 105 साथियों, 105, 105। तो ये 4 बड़े इंडेक्स हमने बताए। इस प्रश्न का सही हो जाएगा रिलायंस साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। भारत में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिए वीवीआई सवाल साथियों, कि भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आपको मंत्री भी जानना होगा, मिनिस्टर ऑफ लेबर इन्फोर्समेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किस भर्ती मंच के साथ अपना समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। नौकरी.com, लिंक्डइन पे, अपना पे या shine.com पे। बेसिकली ये सवाल ये पूछना चाहता है कि इस परीक्षा के अंदर में ये सवाल अगर पूछता है तो एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है, 5 चीजें जानना चाहता है। और वो जानना ये चाहता है कि भारत के अंदर में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किसके साथ टाई अप किया है, किसके साथ समझौता किया है। और समझौता क्यों किया भाई, समझौता किया है, एमओयू किया है, किस लिए कि एक कंपनी है जो लोगों को रिक्रूटमेंट ड्राइव, मतलब जिनको नौकरी देना है वो लोग अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन करते हैं उस वेबसाइट पे, और जिनको लेना है वो जाके वहां पर ज्वाइन करते हैं। तो ये वेबसाइट का नाम क्या है साथियों, आप भी जानते हैं, अपना नाम है, अपना। बहुत सारे लोग अपना के ऊपर जाते हैं और अपना के ऊपर अपना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले 2-3 बड़ी बातें हैं जो इनके बारे में समझनी है, आइए समझते हैं। भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपना प्रमुख भर्ती मंच के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय करियर सेवा यानी एनसीएस पोर्टल पर हर साल 10 लाख से अधिक नौकरी के अवसर जोड़े जाएंगे। मतलब यहां पर कितनी नौकरियां लोगों को मिलेंगी, इस वेबसाइट के माध्यम से। ये जो अपना वेबसाइट है, इस अपना वेबसाइट के माध्यम से, इस अपना के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के अंदर में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये रोजगार किस सेक्टर का होगा, जरा कमेंट करना, तो प्राइवेट सेक्टर का होगा दोस्तों। ये रोजगार किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का होगा। अच्छा, एक बार बताना तो जरा कमेंट बॉक्स के अंदर में, कमेंट बॉक्स के अंदर में एक उत्तर देना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जरा मैं देखना चाहता हूं, सभी लोग जरा उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग उत्तर दीजिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस। अब बात कर लेते हैं, देश भर में रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी। यह पहल सरकार द्वारा संरचित भर्ती प्रणालियों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से
नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों को जोड़ने का एक प्रयास है। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों, अपना.com, यहां पे जिनको नौकरी देना है, मान लीजिए कि मुझे किसी को नौकरी देना है तो मैं यहां पर अपना वैकेंसी निकालूंगा और जिनको अप्लाई नौकरी लेना है वो यहां अप्लाई करेंगे और हम दोनों मिलेंगे, और वो कौन सा होगा? तो अपना होगा। अब देखिए एमओयू की बात आती है साथियों, तो 2-3 बड़े एमओयूज हैं जो 2025 के अंदर में हुए हैं। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा। सबसे पहला है साथियों, एक एमओयू हुआ है जिसको हम कहते हैं डीप टेक नवाचार के ऊपर। किसके ऊपर? तो सबसे पहला हम कहेंगे डीप टेक नवाचार। डीप टेक नवाचार ये एग्जाम में पूछेगा कि ये कब हुआ है सबसे पहले, तो आप कहेंगे जनवरी 2025 में। कब हुआ है? जनवरी 2025 में। सभी लोग कमेंट करेंगे जनवरी 2025 में। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डीप टेक नवाचार है ये क्या है मामला? तो मामला बस इतना है कि डिजिटल कौशल विकास को लेकर के बहुत सारी अनुसंधान किए जा रहे हैं। जो डिजिटल कौशल विकास को लेकर के बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं और उन्हीं रिसर्चों से क्या करना है, तो उन्हीं से संबंधित साथियों यहां पर यह समझौता हुआ है। अब ये जनवरी 2025 के अंदर में जो डीप नवाचार के ऊपर समझौता हुआ है, एग्जाम में पूछेगा किसके किसके बीच में हुआ है। तो याद रखिएगा आईआईटी मद्रास का नाम ध्यान रख लीजिएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे आईआईटी मद्रास, और आईआईटी मद्रास के साथ के प्लस में कौन है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट है साथियों? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है। सभी लोग कमेंट करेंगे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है। अच्छा, एक सवाल और बनेगा कि ये जो आईआईटी मद्रास और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है इन्होंने कब किया है? तो जनवरी 2025 के अंदर में। अच्छा, एक और मैं बांधना चाहता हूं कि एक समझौता हुआ है साथियों, एक और समझौता हुआ है दोस्तों भारत और कुवैत के बीच में। किसके किसके बीच में? तो भारत प्लस कुवैत के बीच में। अभी हाल ही फिलहाल दिसंबर महीने के अंदर में साथियों, दिसंबर 2024 में एक समझौता हुआ है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यह समझौता भारत और कुवैत के बीच में जो हुआ है वो किस लिए हुआ है? तो एक संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए हुआ है। तो आप भी जानते हैं कि विभिन्न माध्यमों से विभिन्न सहयोगों के लिए संगठन, या यूं कहें कि समितियों के गठन से संबंधित, कि बहुत सारे हमको आपस में काम करने हैं, इसलिए यह समझौता हुआ है। अच्छा, एक और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, नौसेना के अंदर में विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए किससे समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा ये सेना के अंदर में मामला है, और किस चीज से है? तो विद्युत प्रणोदन। ये एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है कि विद्युत प्रणोदन प्रणाली जो है इसके लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो आप देखिए कि जब ये डिफेंस की बात आती है तो एक तरफ तो देश रहेगा जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, और दूसरी तरफ एक देश रहेगा साथियों, भारत साथियों। यूके और भारत के बीच में हुआ है। और ये कब हुआ है? तो ये भी दिसंबर 2024 के अंदर में हुआ है। लास्ट एक और जाते जाते मैं पूछना चाहता हूं, एक समझौता हुआ है किसके किसके बीच में? तो एक देश है जिसका नाम है अल्जीरिया साथियों। क्या नाम है? अल्जीरिया नाम है। सभी लोग कमेंट करेंगे। एग्जाम्बर पे क्या जानते हैं सवाल क्या पूछेगा? मैं सवाल पूछता हूं, पूछेगा कि रक्षा सहयोग के लिए या सैन्य सहयोग के लिए निम्न में से किस देश पर, देखो मैं सवाल ही लिख देता हूं, आपसे पूछेगा कि सैन्य सहयोग के लिए निम्न में से किस देश पर, निम्न में से किस देश के साथ भारत का समझौता, निम्न में से किस देश के साथ भारत का समझौता नवंबर 2025 में भारत का समझौता नवंबर 2025 में संपन्न हुआ है। देखिए एग्जाम के अंदर में ऐसे ही डीप सवाल पूछे जाते हैं और इसका उत्तर क्या होगा? तो एक तरफ तो इंडिया होगा, दूसरी तरफ होगा भारत और अल्जीरिया साथियों। सभी लोग कमेंट करेंगे अल्जीरिया, अच्छा, एक बात बताओ, मैंने एक सवाल पूछा था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जरा बताना तो कितने तारीख को साथियों? तो 14 अक्टूबर है, सितंबर है, क्या है मामला, जरा हमको बताना। हिंदी दिवस की बात करते हैं, हिंदी दिवस। अच्छा, एक जाते जाते सवाल और पूछ लेता हूं, जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे, जरा सभी लोग कमेंट करके बताना कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। जीके का सवाल है, मेरे बच्चों ने कहा कि जीके पूछते चलिएगा। ठीक है जी, अगला सवाल लेते हैं कि भारत की पहली विधानसभा, ध्यान रखिएगा भारत की, ये VVI लगा लीजिए कि देखिए जो पहला आता है वो परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? अनुवादक का मतलब ट्रांसलेटर की सुविधा से लैस होगी। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ट्रांसलेटर की सुविधा से लैस होगी वो कौन सी विधानसभा है? तो क्या वो बिहार विधानसभा है, क्या
वो महाराष्ट्र विधानसभा है, क्या वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, और मध्य। अच्छा, इस तरह के सवाल अभी खूब आ रहे हैं। कल भी हमने एक सवाल किया था कि किस विधानसभा के अंदर में उसको डिजिटलाइज कर दिया गया था। तो ये सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी बजट का समय चल रहा है, और जब बजट पेश किया जा रहा है तो कुछ विधानसभाएं जो बच गई हैं वो अपने आप को डिजिटल कर रही हैं, तो और कुछ लोग जो है नया नया टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा साथियों, वो क्या हो जाएगा? यूपी। अब उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर लें तो यूपी की वो विधानसभा है जिसने कहा है कि आपको जरा सा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई? तो यूपी की विधानसभा ने कहा है कि आपको जरा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है चिंता करने की जरूरत? आइए देखते हैं। यूपी विधानसभा, सभी लोग कमेंट करें यूपी यूपी यूपी, है ना, सभी लोग। यूपी विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक, अनुवादक का मतलब क्या? ट्रांसलेटर की सुविधा से लैस होगी। अब भाई सवाल ये उठता है कि ट्रांसलेटर किस भाषा के लिए रखे जाएंगे? तो जैसे बिहार होता तो मगही के लिए, अंगिका के लिए, मगधी के लिए, इन चीजों के लिए, मैथिली के लिए, है ना, भोजपुरी के लिए। तो उसी प्रकार से यहां यूपी के अंदर में साथियों सभी लोग कमेंट करेंगे अवधी के लिए, ब्रजभाषी के लिए, भोजपुरी के लिए, बुंदेलखंडी के लिए और अंग्रेजी के लिए। अनुवादक रिहर्सल की समीक्षा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। प्रस्तावित व्यवस्था को रूलिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा और सदन द्वारा मंजूरी के बाद इन्हें लागू कर दिया जाएगा। मतलब कोई आदमी बोल रहा है और उस आदमी को अगर उस चीज को बुंदेली में सुनना है तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बुंदेली में वो कान लगाएगा और ट्रांसलेटर जो है उसको ट्रांसलेट करके बुंदेली में उपलब्ध कराएगा। सभी लोगों का उत्तर आ रहा है, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है साथियों। और उत्तर क्या आ रहा है दोस्तों? तो उत्तर आ रहा है यूपी। अब दो तीन, अच्छा यूपी की जब बात निकली है तो मैं दो तीन सवाल यहां पूछ लेता हूं। चलिए दो तीन चीजें पहले पूछ लेता हूं साथियों कि जब यूपी की बात निकली है तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की साथियों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी मुझे बताइए। यूपी की राजधानी कहां है? जरा कमेंट करके बताइए। तो आप भी जानते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ है साथियों। अब मैं आपसे पूछूं कि यूपी बना कब था? मतलब यूनाइटेड, जिसको संयुक्त प्रांत पहले कहते थे, वो संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब बना? तो सभी लोग कहेंगे कि यूपी बना 24 जनवरी 1950। सभी लोग कमेंट करें। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी के गवर्नर कौन है अभी, तो यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। कौन है? तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, मेरी इच्छा है और मैं चाहता भी हूं साथियों, मेरी इच्छा भी है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। मैं लेकिन ना, आप देखिए भारत के अंदर में 7 सिस्टर हैं, हमारी 7 बहनें हैं। ये जो हमारा चिकन नेक इलाका है, कल हमने आपको याद करवाया था ना जी। इसमें इनका नाम अगर आप भूल जाते हैं तो मैंने क्या बताया था कि 2 कौन है? तो 2 ए से लोग हैं, यानी एक आसाम है, दूसरा अरुणाचल है। 3 क्या है साथियों? जरा कमेंट करो तो। 3 के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था शशि सर ने? तो एम इस्तेमाल किया था। मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। उसके बाद 2 क्या बच गया था? तो एक नागालैंड और दूसरा त्रिपुरा। तो ये जो हमारी 7 सिस्टर्स है ना, यहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि थोड़ा पानी दे दे भाई, है ना, थोड़ा पानी दे दे टेक्निकल टीम। अब सुनिएगा, तो ये जो है यहां से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोगों का गलती हो जाता है। आइए जरा इसको अगले स्लाइड पर देखते हैं। मैं यहां पर 3-4 बड़ी बातें लिखना चाहता हूं, 3-4 बड़ी बातें। सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे? तो मिजोरम से करेंगे साथियों, मिजोरम से करेंगे। सबसे पहला मैं सवाल पूछते जाता हूं, आप जरा उत्तर देते जाना मेरे दोस्तों। मिजोरम की हम बात करेंगे। अच्छा, मिजोरम की राजधानी अगर बात करेंगे तो आप याद किए होंगे ना, असम, दिसपुर, ऐसे करके याद किए होंगे। तो मिजोरम का कौन सा है? तो आइजॉल है साथियों, आइजॉल है, आइजॉल है, आइजॉल है। मिजोरम का कौन सा है साथियों? तो मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। अब दूसरा जो सवाल बनता है, दूसरा जो सवाल बनता है कि ये कब बना? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे 20 फरवरी 1987। इसकी स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 1987। तीसरा सवाल यहां से पूछा जाएगा कि इसके गवर्नर कौन है? तो आपने सुना होगा नाम जनरल वीके सिंह का साथियों, जनरल वीके सिंह का नाम सुना होगा। और आपसे फिर एक सवाल पूछा जाएगा कि ये हो गया मिजोरम, आइजोल हो गया, 20 फरवरी हो गया, वीके सिंह हो गया, मुख्यमंत्री कौन है? तो लाल दू होमा हैं। कौन है? तो लाल दू होमा, लाल दू होमा यहां के मुख्यमंत्री हैं। सभी लोग मेरे साथ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए, तो जरा मैं देखना चाहता हूं। अच्छा, दूसरा वाला तो बड़ा आसान है दोस्तों, दूसरा वाला हम बात कर लेते हैं। किस राज्य के बारे में बात करेंगे? असम का है।
अब जब असम की आप बात करेंगे तो असम का क्या होता है, तो असम का होता है साथियों दिसपुर। अब असम की राजधानी दिसपुर, और असम बना कब, तो 26 जनवरी 1950 को बना था साथियों, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। अब अगला जो सवाल यहां से पूछता है कि यहां के गवर्नर या उपराज्यपाल तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं साथियों। कौन है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। तीसरा सवाल के बाद चौथा हो गया। पांचवा सवाल पूछेगा कि यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा है साथियों, हेमंत बिस्वा शर्मा है। क्या सभी को याद रहेगा, सभी कमेंट कर रहे हैं, यस और नो जरा बताना। यहां से मैं तीसरा सवाल पूछता हूं, आज इसको याद करवा ही दूंगा। मिजोरम हो गया, असम की राजधानी दिसपुर हो गई। अब बात कर लेते हैं सिक्किम की साथियों। किसकी बात करेंगे, तो सिक्किम की बात करेंगे। तो जरा बताओ, आप ठंडे के मौसम में, आप जब यहां पर कहां घूमना चाहते हो, नए साल में आप लोग कहते हो कि सर हम घूमने जाना चाहते हैं, कहां घूमने जाना चाहते हो, तो गैंगटोक जाना चाहते हो साथियों। और किस महीने में नहीं जाना चाहते हो, तो गर्मी में नहीं जाना चाहते हो, जून जुलाई में। 1975 के अंदर में साथियों 16 मई 1975 है या 72 है, मैं कंफ्यूज हूं, थोड़ा देख लीजिएगा। इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो वो है ओम प्रकाश माथुर साथियों। वो कौन है, ओम प्रकाश माथुर है। सभी लोग कमेंट करेंगे। और सबसे आसान बात कि सिक्किम का आपको मुख्यमंत्री का नाम पता होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री कौन है सिक्किम के अंदर में, तो प्रेम सिंह तमांग है साथियों, प्रेम सिंह तमांग है, ध्यान रखिएगा, प्रेम सिंह तमांग। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि सातों का लिख दूं, आपको क्या मन है, आप कहेंगे तो मैं सातों लिख दूंगा, नहीं तो 3 पे भी छोड़ सकता हूं अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो। चौथा मिजोरम हो गया, मिजोरम का आइजोल, असम का दिसपुर, सिक्किम का गैंगटोक। अब बात कर लेते हैं साथियों मेघालय का। तो मेघालय का कौन है, तो शिलोंग है साथियों। आप भी जानते हैं मेघालय का क्या है, तो मेघालय का साथियों शिलोंग है। मेघालय आप चेरापूंजी से याद किए होंगे स्कूल के दिनों में, लेकिन अब तो चेरापूंजी भी साथियों पीछे छूट गया, अब उसका भी उत्तर बदल गया। और ये कब हुआ, तो आप भी जानते हैं कि 21 जनवरी 1972 में, 21 जनवरी 1972 में। अब मेघालय के अंदर में आपसे पूछेगा कि यहां के गवर्नर कौन है, तो एच विजय शंकर हैं साथियों, ध्यान रखेंगे, CH विजय शंकर हैं, CH विजय शंकर हैं। अब एक और सवाल आपसे पूछेगा साथियों, मेघालय शिलोंग 21 जनवरी, यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो कॉनरॉड संगमा है साथियों। कौन है, तो कॉनरॉड, या के पूरा ही लिख देता हूं, कॉनरॉड संगमा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कॉनरॉड शर्मा है, संगमा है। चौथे के बाद अगर हम बात करें साथियों, लिखे कि नहीं लिखे, आगे लिखे कि नहीं लिखे, अगर आप कहेंगे तो मैं छोड़ भी दूंगा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, है ना। अब बात कर लेते हैं किसकी, तो मणिपुर की बात कर लेते हैं साथियों। 5वें नंबर पे कौन आएगा, तो मणिपुर आएगा। अब मुझे बताओ कि जब आप मणिपुर घूमना चाहोगे तो मणिपुर की राजधानी कहां है, तो आप भी जानते हो इंफाल है साथियों। मणिपुर, इंफाल, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, मणिपुर की राजधानी इंफाल है। अब मणिपुर साथियों किस तारीख को बना, अगर आपको यह पढ़ना है तो 21 जनवरी 1972 को बना था साथियों, 21 जनवरी 1972 को बना था। जिस दिन मणिपुर, मेघालय बना उसी दिन मणिपुर। अब आपको याद होंगे अजय कुमार भल्ला, काफी फेमस नाम, मणिपुर इंफाल के अंदर में अजय कुमार भल्ला, काफी फेमस नाम साथियों, ध्यान रखेंगे, अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला काफी चर्चित नाम, अजय कुमार भल्ला काफी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटरों की सूची में जाने वाले नाम। और यहां पे कौन है, तो आप भी जानते हैं कि एन वीरेन सिंह है साथियों, एन बीरेन सिंह हैं, एन बीरेन सिंह हैं। तो ये कौन सा हो गया भाई, मणिपुर हो गया। अब बच कौन सा गया, तो नागालैंड बच गया और त्रिपुरा बच गया, 2 बच गया। तो नागालैंड और त्रिपुरा। सर पीछे वाला भी रिवीजन करवाइएगा, बिल्कुल आरती, पीछे वाला भी रिवीजन। अच्छा लग रहा है ना क्लास, हाउ इज द क्लास। अब 5 हो गया, 2 और बचा है दोस्तों, 2 और बचा है, उसको अगले स्लाइड पे ले लेते हैं क्योंकि यहां लिखने का जगह नहीं बचा है। 5 के बाद छठा जो है साथियों, आप भी जानते हैं कि त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों, तो अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों, तो त्रिपुरा अगरतला, आपने स्कूल में भी याद किया होगा। ये कब बना, तो ये भी उसी डेट को बना साथियों, 21 जनवरी 1972 को। अब त्रिपुरा के अंदर में आपसे पूछेगा कि वहां के गवर्नर कौन है, तो इंद्रसेना रेड्डी है साथियों, इंद्रसेना रेड्डी हैं, इंद्रसेना रेड्डी हैं। अब वहां पर आपसे पूछेगा साथियों कि वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप भी जानते हैं मानिक साहा है साथियों। त्रिपुरा के कौन है, तो मानिक साहा हैं, मानिक साहा हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्या बच गया जी, अब क्या बच गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया। तो देखिए 2 असम हो गया क्या, 2 असम नहीं हुआ है, एक असम बचा हुआ है क्या, अरुणाचल प्रदेश बचा हुआ है। एगो असम देखिए, एगो ए नहीं है। तो 7वां नंबर जो बचा हुआ है वो कौन
कौन सा बचा हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश। राजधानी क्या है? तो ईटानगर है साथियों। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? क्लास अच्छा लगे तो हाँ ठीक है, बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? लास्ट लिख रहा हूं, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम वेस्ट नहीं है। अरुणाचल, अरुणाचल नाचल, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? तो आप भी जानते हैं कि ईटानगर है। और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश बना कब? तो 1987 के अंदर में साथियों, ध्यान रखिएगा 20 फरवरी 1987। सभी लोग जरा कमेंट कीजिए। तो अब यहां के गवर्नर कौन है? तो केटी परनाइक हैं साथियों, केटी परनाइक हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, केटी परनाइक हैं साथियों, केटी परनाइक। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछेगा कि यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेमा खांडू या पेमा खांडू लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रेमा खांडू हैं, ध्यान रखिएगा। तो इतना सारा अगर आपको याद है, इतना सारा याद है, और अगर याद नहीं है तो मैं टिक कर देता हूं, उसको याद कर लीजिएगा। आपको जो याद करना है वो मैं आपको बता देता हूं। असम के अंदर में आपसे गवर्नर देख लीजिएगा, सिक्किम के अंदर में मुख्यमंत्री देख लीजिएगा, सिक्किम के अंदर में मुख्यमंत्री देख लीजिएगा, सिक्किम के अंदर में मुख्यमंत्री देख लीजिएगा। यहां पर आपको संगमा का नाम देख लीजिएगा, अजय कुमार भल्ला देख लीजिएगा, है ना, लाल दुहोमा देख लीजिएगा यहां का। तो इतने सारे जो हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, वो हमने। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में प्रेमा खांडू देख लीजिए, यहां पर आप जो है मानिक साहा देख लीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है धर्म गार्जियन, वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म गार्जियन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कब किया जाएगा? क्या ये 10 जनवरी से 25 जनवरी 2025, 25 फरवरी से 9 मार्च 2025, 15 मार्च से 30 मार्च 2025 और 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले आप दे दीजिए, प्रश्न का आप सही उत्तर दे दीजिए। मणिपुर में प्रेसिडेंट, बिल्कुल, मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल है, लेकिन लास्ट के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो लास्ट के अंदर में यही हुआ करता था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल। अभी लगा है, कितने दिनों पहले लगा है? तो आप भी जानते हैं कि मणिपुर के अंदर में जो प्रेसिडेंट रूल लगा है अभी तुरंत लगा है, कुछ दिन पहले। और यहां पर क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। और क्यों लगा है ये भी आप जानते हैं, राष्ट्रपति शासन है। वहां पर बहुत सारी हिंसाएं हो रही थी, उस पर भी अगली क्लास में एक चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब आइए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी विकल्प हो जाएगा। 25 फरवरी से, 25 फरवरी से कहां तक? तो आपको मार्च महीने तक हो जाएगा, 25 फरवरी से मार्च महीने तक। और कितने मार्च तक? तो 9 मार्च 2025 तक। अब देख लीजिए क्या है भाई, तो अभ्यास धर्म गार्जियन 2025, 25 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के माउंट फूजी, ध्यान रखेंगे कहां पर? तो सभी लोग कमेंट करिए, जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा। यह भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण होगा। तो दो चीजें हैं कि ये किसके किसके बीच में हो रहा है, धर्म गार्जियन। तो आप भी जानते हैं कि धर्म गार्जियन जो है, सभी लोग कमेंट करेंगे इंडिया और जापान साथियों, इंडिया और जापान, ध्यान रखेंगे। दूसरा आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा है? तो 6th है, 6ठा संस्करण है, 6ठा संस्करण है, इस बात को ध्यान रखेंगे, 6ठा संस्करण है। अभ्यास का उद्देश्य क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना होगा। मतलब अभी का भविष्य के अंदर में दोनों देशों की सेनाओं की संयुक्त अभ्यास की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर जरूरत पड़े, कहीं पे युद्ध हुआ, वार हुआ, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में दोनों एक दूसरे से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर सकें और कोऑर्डिनेशन करके आगे बढ़। अब सुनिएगा दोस्तों, अब सुनिएगा जरा, यहां पर ना मैं 3-4 एक्सरसाइजेस, सबसे पहले आज बात करेंगे किसकी? तो सैन्य अभ्यास की बात करेंगे। यहां पर सैन्य अभ्यास की बात करेंगे। मैं आपको चाहूं तो 10 सैन्य अभ्यास लिख सकता हूं, लेकिन पहला और इंपॉर्टेंट, संप्रीति किसके किसके बीच में होता है, जरा मुझे बताइएगा। मैं आपसे पूछूं कि संप्रीति सैन्य अभ्यास, सभी लोग जरा कमेंट करेंगे कि संप्रीति सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में होता है। तो भाई एक तरफ तो भारत रहेगा ही, भारत का अपना पड़ोसी मुल्क है हमारा, कौन है भाई? तो संप्रीति होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। सभी लोग कमेंट करेंगे भारत और बांग्लादेश। मैं एकदम डायरेक्ट वही क्वेश्चन लिखूंगा जो पेपर के अंदर में छपेगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए संप्रीति डैश देके, आप बांग्लादेश भी लिख सकते हैं क्योंकि भारत के साथ ही होता है, तो आप उसका नाम भारत के साथ संप्रीति भी लिख सकते हैं। दूसरा आपसे पूछूंगा तो हैंड इन हैंड है साथियों, हैंड इन हैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हैंड इन हैंड अभ्यास किसके साथ होता है? तो ये भी हमारा पड़ोसी मुल्क है और सभी कमेंट करेंगे भारत का साथियों किसके साथ? तो चीन के साथ। किसके साथ दोस्तों? तो चीन के साथ। तीसरा और बड़ा ही और सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक जो मैंने बताया, जिसको हम कहते हैं गरुड़ शक्ति। देखिए दो है, एक अगर आपसे पूछे कि गरुड़ शक्ति,
एक यहां पे दो है, एक है गरुड़ शक्ति और दूसरा केवल शक्ति, दूसरा चौथा अगर आप लें केवल शक्ति सैन्य अभ्यास। हम अभी सैन्य अभ्यास की सूची की बात कर रहे हैं। तो जब गरुड़ कहे तो इंडिया का, जब गरुड़ कहे तो इंडिया का इंडोनेशिया के साथ, किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ प्लस भारत है। लेकिन जैसे ही वो केवल शक्ति का नाम लिखे तो इंडिया का फ्रांस के साथ, किसके साथ? तो फ्रांस के साथ दोस्तों सभी लोग करेंगे फ्रांस प्लस भारत। अच्छा, चार हो गया है, चार अच्छा नहीं लगता है, एक पांचवा और लिख देते हैं, पांचवा एक और लिख देते हैं। एक हम करते हैं किसके साथ? तो अपने बगल में हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम है नेपाल, और नेपाल के साथ हम करते हैं कौन सा? तो सूर्य किरण करते हैं, बड़ा ही फेमस। उसके अलावा नीचे में हमारा एक और बड़ा महत्वपूर्ण है जिसका नाम है मैत्री। तो मैत्री अगर आपसे पूछे किसके किसके बीच में, तो हमको बताइए कि भारत के ठीक नीचे में भारत का एक पड़ोसी मुल्क है, थोड़ी सी दूरी पर है मैत्री, उसके साथ हम करते हैं जिसका नाम है, जहां पर बहुत सारे लोग जो हैं, थाईलैंड जिसका नाम है। अच्छा, रूस के साथ भी हमारा होता है, रूस के साथ भी हमारा होता है, और वो कौन सा होता है? इंद्र होता है। ओमान के साथ भी होता है, ओमान के साथ कौन सा है? तो अल नगाह है साथियों। अल नगाह जो है ये किसके साथ है? तो अल नगाह ओमान के साथ होता है। सभी लोग कमेंट करेंगे ओमान के साथ। अच्छा, आपसे एक और सवाल पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन वो पूछेगा, अजय वारियर किसके साथ होता है? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका उत्तर देखूंगा। अजय वारियर किसके साथ होता है? ये सैन्य अभ्यास भारत का किसके साथ होता है? मुझे पता है कि आप लोग बता देंगे, मुझे पता है कि आप लोग बता देंगे। जरा हैंड इन हैंड, इंडिया नहीं चाइना लिखिए। राम नरेश भगत जी, चाइना लिखिए, चाइना। हैंड इन हैंड में क्या लिखेंगे आप? तो चाइना लिखिए वहां पर, चाइना। ठीक है, चाइना, बिल्कुल। अभी तक तो उत्तर नहीं आया है, अभी तक तो उत्तर नहीं आया है कि अजय वारियर किसके साथ? ओमान निगाह, ओमान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नहीं अभी तक नहीं आया है। यस, ना 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 ना, नहीं आया है। आ गया है उत्तर? नहीं आया है, नहीं आया है, अभी तक नहीं आया। श्रीलंका गलत है, सिंगापुर गलत है, ब्रज अमेरिका वो नहीं। अजय वारियर, यस आ गया। हुकुम का इक्का है कोई? अजय वारियर यूके, वेरी गुड। भारत और ब्रिटेन, तो पहला आदमी कौन है जिसने उत्तर दिया है? तो ये हुकुम का इक्का साहब है। भाई तुम हुकुम के इक्का हो, तुम बीवी के बादशाह बन सकते हो, है ना? तुम हुकुम के इक्का हो, तुम बीवी के बादशाह भी बन सकते हो, लेकिन थोड़ा मेहनत करो, है ना? वज्र प्रहार मेरे भाई पूछ रहे हैं, तो कल ही तो डिस्कस किया था कि वज्र प्रहार किसके बीच में? तो अमेरिका और भारत के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। क्लास कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन ये करंट अफेयर की क्लास मिलेगी जो भारत की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, देखिए ये वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि देखिए जहां भी रहे ना कि भारत में ये पहली बार हुआ है, तो वो परीक्षा में आने की संभावना क्या होती है? ज्यादा होती है। का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? क्या नरेंद्र तोमर ने, स्मृति ईरानी ने, जितेंद्र सिंह ने, पीयूष गोयल ने? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जितेंद्र सिंह ने किया है। किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। देखिए क्या है मामला, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मौसम भवन में भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। किसने उद्घाटन किया भाई? तो जितेंद्र सिंह ने किया है। और किसका किया है? तो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का किया है। देखिए आप जब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो याद करने के लिए दो चीजें लिखा कीजिए। जैसे यहां पे आप लिखेंगे क्या? ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, और डैश देके लिखेंगे जितेंद्र सिंह। ये दो चीजें आप लिखेंगे, ध्यान रखिए जब कमेंट बॉक्स का प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, कि 150 साल की उपलब्धि यात्रा को भारत का पहला इस वॉल म्यूजियम में दिखाया गया है। तो ये जो म्यूजियम है, जब आप इस म्यूजियम में जाएंगे तो बहुत सारे आर्ट लगे हुए हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और इसी पेंटिंग्स को देखिए जितेंद्र सिंह दिखा रहे हैं। और इस पेंटिंग के माध्यम से जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी हिंदी में जिसको हम क्या कहते हैं? तो केंद्रीय में कहते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उसके जो 150 साल पूरे हुए हैं। कितने साल पूरे हुए हैं? एग्जाम के अंदर में सवाल पूछ सकता है कि कितने साल पूरे हुए हैं। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कितने साल पूरे हुए हैं। तो सभी लोग जरा कमेंट करिए, तो 150 साल में सभी लोग कमेंट कीजिए, एक एक आदमी कमेंट करेगा 150 साल पूरे हुए हैं, 150 साल पूरे हुए हैं। उसी पूरी यात्रा को दीवालों पर पेंटिंग्स के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, रोजमर्रा के जो चीजें होती हैं उन माध्यमों से दिखाया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि कितनी चीजें, कितनी तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं। तो 38 अलग अलग भित्ति चित्र मौसम भवन की विशेष कला प्रदर्शनी में उपस्थित हैं। ये कलाकृतियां जो भारत में चक्रवात आए हैं, मानसून आए हैं, चरम मौसम है, और उपग्रहों और रडार जैसी प्रौद्योगिकी में प्रगति के माध्यम से जीवन की सुरक्षा में
आईएमडी की भूमिका को दिखाते हैं। बेसिकली अगर आईएमडी नहीं रहे ना तो हमारे किसानों को बहुत दिक्कत हो, हम लोगों को दिक्कत हो। आप जो सुबह सुबह उठ के देखते हैं कि वो दिल्ली, जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई, शादी के बाद आप घूमने जाते हैं, कहाँ जाएंगे आप घूमने शादी के बाद? मान लेते हैं कि आप जाते हैं वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी का टेम्परेचर कितना डिग्री है कैसे पता चलता है आपको? वैष्णो मंदिर का जो है टेम्परेचर कितना डिग्री है ये आपको कैसे पता चलता है भाई? तो यही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये जितेंद्र सिंह की तो बात हमने कर ली। ये हमने किसकी बात कर ली भाई? जितेंद्र सिंह की बात कर ली। जितेंद्र सिंह के पास और भी मंत्रालय होंगे, ऐसा तो है नहीं कि केवल वही मंत्रालय है। लेकिन मैं आपसे 2-4 सवाल पूछना चाहता हूं जो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एकदम VBI सवाल पूछूंगा। सभी लोग जीके रिवाइज करिए मेरे साथ। VBI 5 पूछूंगा, ज्यादा नहीं, ओनली 5। पहला सवाल यही है कि किरण रिजिजू किस चीज के मंत्री हैं तो इनके पास 2 मंत्रालय, एक मंत्रालय भी अगर आप बता देंगे तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, सबसे पहला। दूसरा, हरदीप सिंह पुरी जो हैं ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं ये भी आप बता दीजिए। तो पहले तो किरण रिजिजू ही बताइए कमेंट बॉक्स में, किरण रिजिजू ही बताइए, किरण रिजिजू ही बताइए। तो आप भी जानते हैं कि किरण रिजिजू अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। साथ ही से एक तो पहले ये संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। ये क्या है भाई? तो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। और उसके अलावा अगर आपसे इंपॉर्टेंट पूछे तो आप कहेंगे अल्पसंख्यक मंत्री हैं। दूसरा, आपसे हरदीप सिंह पुरी के बारे में पूछे तो याद रखिएगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है इनके पास। कौन सी है? तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखिए अमित शाह तो सबको याद होंगे, वो सहकारिता विभाग तो सबको याद होगा, गृह विभाग याद होगा, निर्मला ताई आपको वित्त मंत्री याद होंगी, मनसुख मंडाविया आपको श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा कार्यक्रम मंत्री। कोयला मंत्री कौन है जरा बताइए तो? जी किशन रेड्डी के पास कौन सा मंत्रालय है? जी किशन रेड्डी के पास कौन सा मंत्रालय है जरा कमेंट करके बताइए। जी किशन रेड्डी के पास कौन सा मंत्रालय है? अच्छा, जी किशन रेड्डी के पास कौन सा मंत्रालय है वो छोड़िए, एक और मंत्री हैं जिनका नाम है CR पाटिल, काफी चर्चा में थे अभी। CR पाटिल के पास कौन सा है? मैं ऐसा ऐसा नाम पूछूंगा जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और यही सब एग्जाम में आता है तो आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो CR पाटिल सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय कौन सा? जल शक्ति। और जी किशन रेड्डी अभी अभी मैंने पूछा, कोयला मंत्री हैं देश के कौन से मंत्री हैं? कोयला मंत्री हैं। अच्छा एक बात बताइए, बहुत हल्का, 4 तो हो गया ना, 5वां एक सवाल पूछता हूं। आई विल आस्क 5th क्वेश्चन। 5वां सवाल पूछता हूं। और 5वां सवाल क्या है जानते हैं? एक मंत्रालय में आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए साथियों, कौन सा मंत्रालय आप बताएंगे? एक मंत्रालय बताइए। कॉमर्स तो कल बता चुका हूं, विदेश मंत्री तो आपको पता ही है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अच्छा ये भी कल बता चुका हूं। हाँ, जीतन राम मांझी कल बता चुका हूं। अच्छा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है या ऊर्जा मंत्री कौन है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, अभी नाम भी आया है उनका, कार्य मंत्री। साथ ही साथ ऊर्जा मंत्री। ये मंत्रालय किसके पास है जरा कमेंट करके बताइए। क्लास कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताइए। और ये दोनों मंत्रालय किसके पास हैं ये भी बताइए। अभी अभी इनका नाम भी आया था, अभी थोड़ी देर पहले इनका नाम आया है, मनोहर लाल खट्टर। कौन? मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, देश के कृषि मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट की स्थापना किस केंद्रीय मंत्री ने की है? आपसे पूछ रहा है कि ओखला बिहार जो मेट्रो स्टेशन है, उस ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट की स्थापना किसने की है? क्या ये नितिन गडकरी ने की है, राजनाथ सिंह ने की है, मनोहर लाल खट्टर ने की है या पीयूष गोयल ने की है? अभी अभी उत्तर दिया है इस प्रश्न का, अभी अभी उत्तर दिया है इस प्रश्न का। अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं। अभी अभी मैंने उत्तर दिया है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल। अभी अभी बताया आवासन मंत्रालय किनके पास है? तो आवासन मंत्रालय भी है मनोहर लाल खट्टर के पास। ठीक है जी, आइए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट सम्मेलन में ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडक्ट पर भारत का पहला वर्टिकल
बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है पता है? इसकी खासियत है कि दोनों तरफ से ये लेगा। हमेशा सोलर प्लांट में क्या होता है कि एक तरफ से प्रकाश, जैसे ये सोलर प्लांट है, मान लेते हैं कि ये सोलर प्लांट है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये सोलर प्लांट है ऐसे। तब ये जो सोलर प्लांट है तो सोलर पे ऊपर से सूर्य की किरण पड़ी है, तो ऊपर से सूर्य की किरण तो इसी तरफ से केवल चार्ज होगा। लेकिन इस प्लांट की खासियत क्या है कि इधरों से सूरज का किरण आएगा, तो हेनहू से अगर घुस जाएगा सूरज का किरण तो इसको भी ये चार्ज करेगा। मतलब ये दोनों तरफ से ध्यान रखिएगा, ये काम करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ से ये काम करेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। यही इसकी खासियत है। खैबर पास डेपो पर 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। बाईफेशियल पैनल दोनों तरफ से, देखिए आया ना, दोनों तरफ से प्रकाश को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। या किसी भी अतिरिक्त भूमि का प्रयोग किए बिना सौर ऊर्जासन से मेट्रो की एलिवेटेड संरचना का लाभ उठाएंगे। अब देखिए दो बातें हैं यहां पर एग्जाम के लिए 3 सवाल। सबसे पहला सवाल पूछेगा कि कहां पर लगाया गया है, तो सभी लोग जरा कमेंट करेंगे कहां पर लगाया गया है। तो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर लगाया गया। पहला सवाल यही पूछा जाएगा। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि किस केंद्रीय मंत्री ने लगाया है, तो आप कहेंगे मनोहर लाल ने लगाया है, मनोहर लाल ने लगाया है, मनोहर लाल। अच्छा, एक बात बताइए जो मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं। जरा एक मुझे बात बताइए, लिस्ट ऑफ जैसे यहां पे मंत्री की तो हमने बहुत सारी बात कर ली, मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार में तो भैया एक ही नाम है, नीतीश कुमार है। अच्छा, बिहार के राज्यपाल कौन है, जरा कमेंट करना। बिहार के राज्यपाल कौन है, जरा कमेंट करना। बिहार के अलावा हमारे बगल में झारखंड है, जरा बताना कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। इधर बगल में हमारे कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। पहले अगल बगल का ही ले लेते हैं, पश्चिम बंगाल है। जरा बताना कि पश्चिम बंगाल का कौन है। अच्छा, इधर चलते हैं महाराष्ट्र का, जरा बताना तो कौन है भाई, महाराष्ट्र का जरा बताइएगा कि कौन है। अच्छा, आप चलिए महाराष्ट्र के अलावा यूपी का तो आप बता ही देंगे कि योगी जी हैं। यूपी का तो सब लोग जानते हैं कि योगी जी हैं। मध्य प्रदेश अभी चेंज हुआ है, यादव जी आए हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, जरा बताइए तो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। जरा मैं देखूं कितने लोगों को पता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कौन है, जरा बताइए। तो झारखंड में आप जानते हैं हेमंत सोरेन है। कौन है, सभी लोग कमेंट किए। अच्छा, हेमंत सोरेन जो है कौवे मुख्यमंत्री हैं, 12, 13, 14, 15, जरा कमेंट करके बताइएगा। तो हेमंत सोरेन कौवे मुख्यमंत्री हैं, जरा कमेंट करके बताइए कि हेमंत सोरेन कौवे मुख्यमंत्री हैं, जरा कमेंट करके बताइए। आरिफ मोहम्मद खान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर आने लगा है। आरिफ मोहम्मद खान, सभी लोगों का आने लगा है, आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, एक बात बताइए, यूपी के, झारखंड के तो आप बता ही देंगे, यूपी के अंदर में यूपी की राज्यपाल कौन है, जरा कमेंट करके बताइए। तो यूपी के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के अंदर में आपको पता ही है ममता दीदी हैं, तो ममता बनर्जी जो हैं कहां पे हैं, तो पश्चिम। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर में अभी चेंज हुआ है, देवेंद्र फडणवीस हैं। आपको पता है कि ये जो पहले मुख्यमंत्री थे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश के अंदर में एक मंत्री बने हैं जिनका क्या नाम है, डॉक्टर मोहन यादव नाम है। क्या नाम है, डॉक्टर। अच्छा, मोहन नाम से 2 लोग हैं, पहले तो इनका लिख लेते हैं, डॉक्टर मोहन यादव। और एक और मोहन नाम से मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत लोगों को याद नहीं होगा, हमारे कहां पर, उड़ीसा में, मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के अंदर में मुख्यमंत्री कौन है, तो उड़ीसा के अंदर में मोहन मांझी हैं या मोहन चंद्र मांझी हैं, जो लिख लीजिए, या मोहन चरण मांझी हैं, तीनों नाम इस्तेमाल होता है इनका, मांझी हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ से बहुत कम लोग बता पाएंगे, अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, विष्णुदेव साय। कौन बने हैं, विष्णुदेव साय बने हैं, इनका ध्यान रखिएगा। अच्छा, और कहीं का अगल बगल, पंजाब का मुख्यमंत्री तो पता ही है, भगवंत मान है। गुजरात में कौन है, जरा बताइए। तो मोदी जी के गुजरात में कौन है, कौन पटेल है, जरा बताइए। गुजरात के अंदर में कौन है, तो भूपेंद्र पटेल है साथियों, भूपेंद्र पटेल हैं वहां के मुख्यमंत्री। और लास्ट कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, क्या बच गया अगल में। दिल्ली तो अभी पूछेंगे ही, आप बता दीजिए हमको, उड़ीसा होइएगा, बंगाल होइएगा, उधर नॉर्थ ईस्ट बता ही दिए। नीचे चलिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, बताइए जरा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है जी। अब देखिए, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो यहां पे बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। अच्छा, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे जरा बताइएगा कि बिहार के अंदर में बिहार दिवस कब मनाया जाता है।
बिहार के अंदर में बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जरा बताइएगा कमेंट करके, बिहार दिवस जरा बताइएगा। अच्छा, आप जानते हैं ना, आपको एक बात याद है ना, जो क्लास में हमने पढ़ाया है, आपको क्लास में हमने पढ़ाया है कि ये जो बिहार का इलाका था, ये जो बिहार का इलाका था, ये जो बिहार का इलाका था, ये वाला बिहार था, ये वाला पूरा का पूरा बंगाल का इलाका था। पहले अंग्रेजों ने क्या किया, तो इस बंगाल को बांटा, ये पूर्वी बंगाल का इलाका हो गया, ये पूर्वी बंगाल का इलाका हो गया, और ये सिर्फ बंगाल का इलाका हो गया। ये बंगाल जो है साथियों, ये बंगाल हो गया। दोबारा इन्होंने क्या किया, तो इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। दोबारा आपको पता है कि बंगाल विभाजन रद्द हो गया, और दोबारा बंगाल विभाजन का जब रद्द हुआ तो बंगाल दो हिस्सों में टूटा। कितने हिस्सों में टूटा बंगाल, तो बंगाल दो हिस्सों में टूटा मेरे दोस्तों। पहला कौन सा, तो आप भी जानते हैं कि एक हिस्सा तो हो गया आपका कौन सा, तो एक हिस्सा हो गया साथियों, एक हिस्सा हो गया यहां पर बिहार का, और दूसरा हिस्सा कौन सा है, तो दूसरा हिस्सा है साथियों बंगाल का। दूसरा हिस्सा कौन सा है, बंगाल का। एग्जाम पूछेगा कि ये जो पुनर्गठन किया गया या बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया, ये जो बंगाल विभाजन जो है रद्द हुआ, ये किस कमिटी की अनुशंसा पे हुआ, तो कहना कि हम ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं जॉर्ज अरुंडेल समिति। सभी लोग जरा कमेंट करना, जॉर्ज अरुंडेल समिति की अनुशंसा पर हुआ। दिल्ली का दरबार लगा साथियों 1911 के अंदर में, और 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई कि बंगाल विभाजन रद्द होगा और बंगाल का क्या किया जाएगा, तो पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी घोषणा कब हुई, तो 1911 में हुई, और ये लागू कब हुआ जरा दोस्तों बताना, तो ये लागू हुआ 22 मार्च 1912 को। और यही कारण है कि 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, तो इस दिन हम बिहार दिवस मनाते हैं। और कब से मनाते हैं बिहार दिवस दोस्तों, तो बिहार दिवस हम मनाते हैं 2010 से। किसके कहने पर, तो नीतीश जी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की है। बिहार का दिल बड़ा था दोस्तों, बिहार फिर से टूटा, और इस बार बिहार टूटा तो क्या बचा, तो एक बचा साथियों उड़ीसा, और दूसरा क्या, तो फिर से बिहार बचा। उड़ीसा साथियों कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अपनी जनसंख्या के साथ अलग हुआ। फिर बिहार टूटा साथियों, और इस बार बिहार टूटा तो किस में टूटा, तो बिहार टूटा तो साथियों झारखंड में टूटा, झारखंड में टूटा, और यहां किस में टूटा, तो बिहार में टूटा। और ये कब टूटा साथियों, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को टूटा, 2000 ईस्वी को। अब आते हैं यहां बिहार पर, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो यही जो साथियों 22 मार्च को जो बिहार दिवस मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला, सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन, वीवीआई लगा लीजिएगा, वीवीआई, क्योंकि ये पहला संस्करण है। उद्घाटन कौन करेंगे, द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपसे पूछ रहा है वन मैन बाउंड्री फोर्स हमारे शशि शरण, नहीं यार, हम तो विद्यार्थी हैं। एक अच्छा शिक्षक ना एक अच्छा विद्यार्थी होता है ना, कोई वन मैन बाउंड्री फोर्स नहीं है, हम कोई किंग विंग नहीं है, हम एक विद्यार्थी हैं जो अपने विषय को पढ़ाते हैं, अपने विषय को पढ़ाते हैं, बस उतना ही मुझे पता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न के अंदर में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए 21 फरवरी को सुबह 11 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में, कहां पर दोस्तों, भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग, सभी लोग कमेंट करेंगे दासो सेरिंग तोबके कहां के हैं, तो ध्यान रखिएगा दासो सेरिंग तोबके जो है मुख्य अतिथि होकर के मुख्य भाषण देंगे, और ये कहां के हैं, तो भूटान। सभी लोग कमेंट करेंगे भूटान, जरा कमेंट कीजिए सभी लोग, भूटान के हैं। कौन है, तो दासो सेरिंग तोबके हैं साथियों, तोबके हैं, ध्यान रखेंगे तोबके हैं। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 21 फरवरी से 22 फरवरी तक 2 दिन चलेगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में राजनीति, खेल, कला, मीडिया, आध्यात्मिकता, सार्वजनिक नीति, व्यापार और सामाजिक क्षेत्र के नेता अपनी प्रेरक जीवन यात्राओं को साझा करेंगे और नेतृत्व से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो ये कब से कब तक होने वाला है, तो 21 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में होगा। कहां होगा, तो दिल्ली के अंदर में होगा, और दिल्ली में कहां होगा, तो भारत मंडपम में होगा साथियों, भारत मंडपम में होगा। आने वाले कौन हैं, तो आप भी जानते हैं कि भूटान के प्रधानमंत्री हैं, और भूटान के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो आप भी जानते हैं दासो सेरिंग तोबके हैं। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें वीवीआई क्वेश्चन, अभी अभी कल का न्यूज है ये, और रात में ही खबर आई है।
पीटीआई के हवाले से कि 15वें वित्त आयोग यानी 15th फाइनेंस कमीशन के तहत वित्तीय वर्ष 24-25 में बिहार को बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुमान की दूसरी किस्त में कितनी राशि मिली है। चूंकि हम बिहार के हैं इसीलिए हम बातचीत करते हैं कि बिहार में कितनी राशि मिली है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अन्य राज्यों की भी देखेंगे। तो क्या ये 500 करोड़ है, क्या ये 721.8021, 821 है, 921 है। तो बड़ा ही कंफ्यूजन ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं साथियों, इसके बारे में भी बात करेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, यहां पे लिख लेता हूं ताकि भूला नहीं। 16th फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे और फिर संविधान क्या कहता है इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों सी विकल्प। सी विकल्प, बिहार, हरियाणा और सिक्किम। अब देखिए ये कहां कहां पे जारी हुआ है, किस किस के लिए फंड जो रिलीज किया गया है। तो पहला फंड रिलीज किया गया है बिहार, दूसरा हरियाणा और तीसरा सिक्किम। इन तीनों के ग्रामीण स्थानीय निकायों में केंद्रीय सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान दिया है। बिहार को 47.9339 करोड़ रुपए का बिना विशिष्ट शर्त वाला अनुदान के पहला किस्त रोका हुआ हिस्सा और 821, ध्यान रखेंगे 821 करोड़ का दूसरा किस्त जारी किया गया है। 38 जिला पंचायत, 530 ब्लॉक, ये वो में सब में पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहां पर सवाल 3 है मेरे। पहला सवाल है कि बिहार के अलावा हरियाणा और सिक्किम है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा को बिना विशिष्ट वाला में कितना दिया गया है और दूसरा कौन सा है तो सिक्किम है। दूसरा जो है कौन सा है, सिक्किम है। तो इन दोनों का भी फंड का जानकारी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा वाले में। तो हरियाणा वाले में लगभग 7.5559, अब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना, 7.559 5993 7.5993 करोड़ रुपए बिना किसी विशिष्ट शर्त वाले अनुदान की पहली किस्त का रोका हुआ हिस्सा इनको मिला है। जबकि सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम को थोड़ा कम यानी 6.26 करोड़ रुपीस जो है ये इनका पहली किस्त का रोका हुआ हिस्सा मिला है। पहली किस्त का रोका हुआ हिस्सा। अब यहां पे 2-3 मेरे सवाल हैं। 15th फाइनेंस कमीशन का हेड कौन है जरा बताना, सभी लोग कमेंट करना। एनके सिंह है। कौन है भाई, एनके सिंह है, ध्यान रखिएगा। 15th फाइनेंस कमीशन के कौन है तो एनके सिंह है। 16th फाइनेंस कमीशन के पूछेगा तो कहना अरविंद पनगढ़िया है साथियों। कौन है तो अरविंद पनगढ़िया है, ध्यान रखेंगे अरविंद पनगढ़िया है। जबकि अगर हम बात करेंगे कि संविधान के अंदर में तो अनुच्छेद फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल कौन सा तो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 280 जो है भारत के अंदर में अनुच्छेद 280 जो है यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर एक संवैधानिक निकाय गठित किया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष पर एक संवैधानिक निकाय गठित किया जाएगा और इस संवैधानिक निकाय का नाम क्या होगा, संवैधानिक निकाय का नाम क्या होगा तो फाइनेंस कमीशन होगा। इसकी गठन कौन करेंगे तो आप भी जानते हैं कि इसके गठन जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं भाई, राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, एक सवाल यहां पर फंसाता है एग्जाम के अंदर में, वो फंसाता क्या है। अच्छा, फाइनेंस कमीशन का पहले तो ये बताइए कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या है। तो फाइनेंस कमीशन का 2-3 काम है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। फाइनेंस कमीशन आपको ही पता है संविधान के अनुच्छेद 280 के अंदर में व्यवस्था की गई है। इसका काम क्या है तो जो टैक्स का पैसा कलेक्ट होकर के आता है, जो पैसे कलेक्ट होकर के आते हैं टैक्स, वो संघ और राज्यों के बीच में ये क्या करता है तो मूलतः ये राज्य, ये केंद्र कह लीजिए, या संघ और राज्यों के बीच में क्या करता है तो राज्यों के बीच में वित्तीय ऐसे लिखाएगा ना, वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। मतलब जो पैसा आया का बंटवारा करता है, मतलब जो भी पैसा आया। अब इस बंटवारा में भी 2-3 खेल है, वो आपको इकोनॉमिक्स के टीचर बताएंगे। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, क्षैतिज, और एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक तीसरा कौन सा होता है उसको हम कहते हैं ग्रांट इन एड। तीसरा कौन सा होता है, ग्रांट इन एड। अब ये सब जो है ना ये इकोनॉमिक्स के टीचर आपको बताएंगे, ये मेरा काम नहीं है कि क्षैतिज में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, क्षैतिज वितरण में क्या
होता है, हॉरिजॉन्टल जब करते हैं तो राज्य और राज्यों के बीच में संसाधनों का जो आवंटन किस प्रकार से किया जाता है, लंबवत जब करते हैं, वर्टिकल में करते हैं तो जो सेंटर का पूल होता है उससे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारी चीजें आप देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज, देखो यहां पे ना बहुत कठिनाई होने वाली है, इतना खराब चीज है ना, ये याद करना पड़ता है। विराट कोहली है, बाबर आजम है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो शुभमन गिल हो जाएगा, शुभमन गिल। इन्होंने किसको पीछे किया है, तो बाबर। आप भी जानते हैं कि आईसीसी ने अपनी ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। आज की क्लास में हम सिर्फ ओडीआई की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, ओडीआई की बात करेंगे। ओडीआई में एक काम करते हैं, मैं आपको एक टेबल ही बना देता हूं जो आपको जिंदगी भर में कहीं परेशानी नहीं होगी। टॉप 5 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ओडीआई के अंदर में किसकी बात करेंगे, तो टीम की बात करेंगे। फिर हम किसकी बात करते हैं, तो बैट्समैन की बात करते हैं, बैट्समैन की बात करेंगे। और फिर किसकी बात करेंगे, तो बॉलर की बात करेंगे। आप सुनते होंगे कि आईसीसी के अंदर में पूछता है कि बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड किसको मिला। आप सुनते होंगे कि आईसीसी के अंदर में बेस्ट टीम किसको मिला। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर रैंक 1 की बात करेंगे तो टीम के अंदर में सभी लोग मेरे साथ कमेंट करिए, इंडिया। रैंक 2 की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। रैंक 3 की बात करेंगे तो पाकिस्तान। ये तो पहले 3 तो एकदम पूरा कंठ में याद होना चाहिए। चौथे नंबर पे अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड, और 5वें नंबर पे कोई कहेगा तो आप कहेंगे श्रीलंका। तो ये आपको हो गया क्या भाई, टीम हो गया। तो 1 नंबर पे अगर कोई टीम पूछेगा तो क्या कहेंगे आप, 1 नंबर पे कोई टीम पूछेगा तो इंडिया है। अब उसी प्रकार से बैट्समैन में भी अगर बात करेंगे तो 1 नंबर पे कौन है, तो शुभमन गिल हैं, शुभमन गिल हैं, शुभमन गिल है ना, सचिन के बड़े फेवरेट खिलाड़ी हैं, 1 नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर एक खिलाड़ी है जो कौन है, पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर है, जिसका नाम है बाबर आजम। सभी लोग कमेंट करेंगे। और एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि शुभमन गिल ने किसको पीछे छोड़कर रैंक 1 प्राप्त किया है, तो बाबर आजम को पीछे छोड़ा है। तीसरे नंबर पर कौन है, तो बस ज्यादा मत याद कीजिए, तीसरा तक याद कर लीजिए, वो है अपने प्यारे, मेरे प्यारे खिलाड़ियों में से एक रोहित शर्मा। जबकि चौथे नंबर पर साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर है जिनका नाम है हेनरिच कैल्सन, और 5वें नंबर पे न्यूजीलैंड के ड्राइल है। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास, क्या ये सभी लोगों को क्लियर है। अब आते हैं साथियों प्लेयर के बाद, अब आते हैं साथियों बॉलर के अंदर में। 1 नंबर पे कौन चल रहा है, तो महीश थिकासाना चल रहे हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। कौन है, तो महीश थिकाकाना चल रहे हैं, थिकाकाना चल रहे हैं। किस देश के हैं आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा श्रीलंका के हैं। इन्होंने किसको पीछे किया है, तो आप भी जानते हैं राशिद खान, ये बेहतरीन खिलाड़ी है ना, आईपीएल के अंदर में तो खूब मजा आता है, अफगानिस्तान का प्लेयर है ना, अफगानिस्तान का प्लेयर। और तीसरा नंबर पे नामीबिया का प्लेयर, आप तो नंबो नहीं सुने होंगे, नामीबिया का एक प्लेयर है, नामीबिया का बर्नार्ड स्कॉलजोर्ड। तो बर्नार्ड स्कॉलजोर्ड जो हैं ये नामीबिया के हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ये 1 2 3 याद रखिएगा। याद क्या क्या रखना है भाई, तो ये 1 2 3 तो ये पूरा याद होना चाहिए, ये दोनों एटलीस्ट याद होना चाहिए। और इसमें क्या याद होना चाहिए, तो राशिद और ये याद होना चाहिए। ये इतना आप याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्या है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय ओपनर शुभमन गिल पहले स्थान पर है, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम की जगह लेंगे। पिछले हफ्ते गिल दूसरे स्थान पर रहे। बुधवार को आईसीसी ने नवीनतम रैंकिंग जारी की है। श्रीलंका के महीश थिकासाना ने अफगानिस्तान के राशिद खान को क्या किया है, पीछे छोड़कर बॉलिंग में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। 4 भारतीय बल्लेबाज शीर्ष 10 में हैं। रोहित शर्मा तीसरे नंबर पे हैं, विराट कोहली छठे पे हैं, और अय्यर जो है 9वें नंबर पे हैं। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के बारे में पूछ रहा है कि नेता और शालीमार बाग से विधायक डैश को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। श्याम मलिक, मनोज तिवारी, रेखा गुप्ता या शिवानी चौबे। आपसे पूछ रहा है कि किनको बनाया गया है, जरा कमेंट करके बताइए कि किनको बनाया गया है। आपसे पूछ रहा है कि किनको बनाया गया है, एग्जाम के अंदर में ध्यान रखिएगा किनको बनाया गया है। तो आप भी जानते हैं साथियों कि रेखा गुप्ता कल रात से उनको भी पता नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। रेखा गुप्ता बोली कि हमको भी पता नहीं था कि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता। और भैया हमारे मनोज तिवारी का पता नहीं क्या हो गया, बड़ी उम्मीद थी इनसे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, है ना, खैर कोई बात नहीं। अब रेखा गुप्ता ने साथियों, अगर हम दिल्ली की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली के अंदर में ये कौन सी मुख्यमंत्री हैं, तो 4th, याद रखिएगा 4th महिला मुख्यमंत्री हैं। कौन सी हैं, तो 4th महिला मुख्यमंत्री हैं। आपसे एग्जाम में 2-3 सवाल पूछेगा ही पूछेगा। सबसे पहले कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन, तो याद रखिएगा प्रथम थी हमारी भाजपा की नेता सुषमा स्वराज। कौन थी,
सुषमा स्वराज हुआ करती थी, याद है ना, 52 दिन के लिए बनी थी, या 54 दिन, एग्जैक्ट नहीं, 52 या 54 दिन था, 52 दिन ही था मुझे लगता है ना, 52 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें शीला दीक्षित, दूसरा स्थान पे कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित थी, और शीला दीक्षित की अगर आप बात करेंगे तो 10 साल रही, है ना। तीसरे नंबर पे आपकी जो है अभी जो टीचर थी, तीसरे नंबर पे शिक्षा मंत्री थी पहले अतिशी मारलीना, तो अतिशी जो है ये आम आदमी पार्टी की हुआ करती थी, वो इसके पहले मुख्यमंत्री हुआ करती थी, इस बात को ध्यान रखिए। अब एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि ये किस जगह से, अच्छा दे ही दिया, ऑप्शन में दे दिया है, तो शालीमार बाग, सभी लोग जरा कमेंट करिए शालीमार बाग, सभी लोग जरा कमेंट करेंगे दोस्तों, शालीमार बाग, सभी लोग कमेंट करिए कि शालीमार बाग से ये विधायक है, कहां से विधायक है, शालीमार बाग से हैं, ठीक है। अच्छा यहां से 2-3 सवाल और मैं आपसे पूछ सकता हूं। अच्छा कोई एक बताएंगे कि भारत रत्न जो लास्ट वाला दिया गया है, जो लास्ट भारत रत्न दिया है वो कितने लोगों को दिया गया है, लास्ट भारत रत्न कितने लोगों को दिया हुआ है? 2023 वाला नहीं, 2024 वाला, कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? अतिशी, क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, बिल्कुल। हमारे टेक्निकल टीम में सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, अथिका और रेखा गुप्ता, वेरी गुड। शालीमार बाग याद कर लीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए शालीमार बाग। भारतीय जनता पार्टी की भाजपा के नेता और शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। 8 फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 में से कितनी सीटें जीती हैं, तो 44 सीटें जीती हैं, स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को रामलीला मैदान में अयोध्या राम मंदिर अभिषेक से प्रेरित एक भव्य कार्यक्रम के साथ होने वाला है। यहां मोदी जी गेस्ट होने वाले हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। 8 तारीख को रिजल्ट आया। अब मेरे 2-3 सवाल हैं। मैंने आपसे पूछा कि भारत रत्न 2024 कितने लोगों को दिया गया है, पहले तो ये कमेंट कीजिए सभी लोग, कितने लोगों को। वेरी गुड, रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया दिल्ली का, पिंकी कुमारी, वेरी गुड। बबलू हो रहा है, कल नहीं हुआ था, है ना, थोड़ा थक गया था, आज अपने टाइम से क्लास होगी। सुनिए, तो सबसे पहला नाम मृत्यु के बाद मिला किसको? लाल कृष्ण, मेरे साथ नाम जरा करिए तो, आडवाणी। एग्जाम में आपसे जानते हैं क्या पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन नहीं था? बिहार के किनको मिला है? बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला है। किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर को मिला है। एक और नाम सुना होगा दक्षिण भारत का, एमएस स्वामीनाथन, उनको भी मिला है। किसको मिला है? तो एमएस स्वामीनाथन को मिला है, स्वामीनाथन को मिला है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, नरसिम्हा राव को मिला है। और पांचवा और अंतिम जरा कमेंट करके बताइए, पांचवा और अंतिम, बिहार के, यूपी के रहने वाले, हरियाणा को अपनी सेवाएं देने वाले बिहार के लाल, बड़े दमदार मंत्री देश के चौधरी चरण सिंह, जिनसे जनता नहीं पूरे नेता कांपा करते थे। जनता काहे कांपेगी भाई? तो चौधरी चरण सिंह जो है, चौधरी चरण सिंह। ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। भारत रत्न की सूची है, आप अपना नाम भुला जाइए लेकिन इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट VVI क्वेश्चन, अगला सवाल जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। और कौन सा सवाल है? कौन लंबा इतना मैसेज है? रवीना कुमारी सुमन, अच्छा यही है, ठीक है रवीना, थैंक यू। सुनिए, कह रहे हैं कि पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो किन्नर महासम्मेलन पटना में, लखनऊ में, भोपाल में या अजमेर में? जरा बताइए कि पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर किन्नर महासम्मेलन पहली बार हुआ है, किन्नर का महासम्मेलन कहां हुआ है ये आपको बताना है, और कितने दिनों तक चलेगा ये भी बताना है, क्या प्रक्रिया है ये भी बताना है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि देश में तो पहली बार हो रहा है। ये अजमेर में हुआ है। अजमेर में एक जगह है जिसका नाम है वैशाली नगर। उसी वैशाली नगर में एक स्कूल का ग्राउंड है, उसी स्कूल के ग्राउंड में ये सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में लगभग 2000 से ज्यादा 2000 प्लस किन्नरों के, पूरे भारत के किन्नरों के पहुंचने की मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके आयोजक कौन हैं? तो इसके आयोजक हैं गद्दीपति सलोनी नायक। कौन है जरा बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए कि आयोजक कौन है? आयोजक कौन है? तो गद्दीपति हैं, गद्दीपति
सलोनी नायक हैं। सभी लोग सलोनी नायक का नाम कमेंट करेंगे, सलोनी नायक हैं। अच्छा, एक और नाम आपको याद करना पड़ेगा, और वो नाम है कि किसकी याद में किया जा रहा है, तो अनीता बाई की याद में। किसकी स्मृति में आयोजन हो रहा है, एग्जाम में पूछेगा कि किसकी स्मृति में, किसकी स्मृति में आयोजन हो रहा है। वीवीआई क्वेश्चन है कि किसकी स्मृति में आयोजन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इन लोगों की गुरु हुआ करती थी, गुरु अनीता बाई। कौन हुआ करती थी, अनीता बाई हुआ करती थी। उसी अनीता बाई की याद में, उसी अनीता बाई की याद में भारत भर के किन्नरों को बुलाया गया है, और मूल रूप से ये अपने अधिकारों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने समाधानों को लेकर के, अपने अपने आगे के कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर के इनकी ये मीटिंग बुलाई गई है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। पहली बार हो रहा है। देखिए, अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन अजमेर के वैशाली नगर के एक निजी स्कूल में 10 दिवसीय ऐतिहासिक ट्रांसजेंडर सम्मेलन का स्थल बन गया है। 17 फरवरी 2025 को खिचड़ी तुलाई का रस्म होता है। खिचड़ी तुलाई के अंदर में क्या होता है, तो आप जान लीजिए कि खिचड़ी तुलाई का मतलब एक प्रकार का अनुष्ठान होता है, जिसको हम लोग उद्घाटन समारोह कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, उद्घाटन समारोह कहते हैं। कि रस्म के साथ शुरू हुए कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े मुद्दे को हल करना है। वेरी गुड, इनकी भी समस्याएं हैं भाई। अजमेर के ट्रांसजेंडर समुदाय से सम्मानित गद्दीपति सलोनी नायक, गुरु अनीता बाई के स्मृति में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, केरल में 22 फरवरी 2025 से डैश नामक भारत की पहली सरकारी पहल शुरू करने जा रहा है, जो एक्सपायर हो चुकी दवाओं के संरक्षित संग्रह और निपटान के लिए। आप देखते होंगे कि एक्सपायर दवा मरीज को दे देता है, मरीज खाता है और मरीज एक्सपायर कर जाता है। एक्सपायर दवा मरीज को दे देता है, और मरीज जब एक्सपायर दवा खाता है, मरीज जो एक्सपायर दवा खाता है तो मरीज खा के एक्सपायर कर जाता है, ठीक है। तो पहले आइए इस प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्सपायर दवा, देखिए जो एक्सपायर दवाएं हैं, उन एक्सपायर दवा का डिस्पोजल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित रूप से उनका निपटान बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए पूछ रहा है कि क्या एन हेल्थ है, एन प्राउड है, एन केयर है, या एन लाइफ है। तो प्रश्न का साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा, एन प्राउड हो जाएगा, एन प्राउड हो जाएगा। अच्छा, एक देखिए इसको क्या कह रहा है। केरल जो है पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत का पहला, देखिए जहां पहला आया वहां स्टार मार्क लगेगा, क्योंकि एग्जामिनर वही जानना चाहता है कि पहला आपको पता है कि नहीं, है ना। पहला आपको पता है कि नहीं, ये एग्जामिनर जानना चाहता है। हर किसी के जीवन में ना पहला वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी के जीवन में पहला वाला क्या होता है पहला वाला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो वैज्ञानिक ढंग से घरों से एक्सपायर और अप्रयुक्त दवाओं को एकत्रित कर उनका निपटान करेगा। 22 फरवरी 2025 को केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने अपना नया कार्यक्रम एन प्राउड शुरू करेगा। सरकार के नेतृत्व वाली इस परियोजना का लक्ष्य दवा अपशिष्ट के बढ़ते मुद्दे से निपटना है, जो पर्यावरणीय खतरों और स्वास्थ्य जोखिमों को जन्म देता है। अच्छा, एक बात बताइए कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है और बिहार के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, जरा दोनों का नाम बताइए। तो भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा। कौन है, सभी लोग कमेंट करेंगे जेपी नड्डा। और बिहार के कौन हैं, मंगल पांडे। नेक्स्ट, कौन सा देश 2027 में, देखिए वीवीआई क्वेश्चन, ये एग्जाम के लिए हम वैसा ही सवाल लाते हैं जिसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि देश में पहली बार अगर कोई भी घटना हो रही है, कोई भी घटना अगर पहली बार हो रही है तो परीक्षा के लिए वो इंपॉर्टेंट है। इस बात को याद रख लीजिए, है ना। कोई भी घटना हो रही है तो वो परीक्षा के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। पीडीएफ कहां मिलेगा, इस क्लास का पीडीएफ इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप आधे घंटे के बाद आइएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर में लिंक जो है पिन किया जाएगा, और उसी लिंक पर आप क्लिक करेंगे, जैसे अभी टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है ना ऊपर में, वैसे ही आप करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। पूनम कुमारी जी, जेपी मड्डा, मधु कुमार गुप्ता, मधु लड़का का नाम है, जूही सिंह, पूजा कुमारी। अच्छा, मैं चाहता हूं कुछ लोगों का नाम लेना। किसका नाम लूं, अब सब कहेगा मेरा। जिनका कमेंट बॉक्स में दिल आएगा मैं उनका अभी नाम लेने वाला हूं, है ना। जरा दीजिए तो दिल, दो चारों का नाम लूं, बहुत दिन हो गया।
तो कौन सा देश 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा? तो क्या चीन करेगा, रूस करेगा, सऊदी अरब करेगा, कतर करेगा? तो आंसर होगा सऊदी अरब दोस्तों, सऊदी अरब। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि सऊदी अरब के रियाद में, कहां पर दोस्तों? सऊदी अरब के रियाद में। सभी लोग बताएंगे सऊदी अरब में कहां पे? तो सभी लोग कमेंट करेंगे रियाद में। रियाद में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 होगा। यह फैसला आईओसी और सऊदी अरब के बीच एक 12 साल के समझौते का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवा दर्शकों को ई स्पोर्ट्स में लाना है। उद्घाटन समारोह में कौन से खेल होंगे, ये निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। सऊदी अरब ने ई स्पोर्ट्स सहित कई खेलों में भारी निवेश किया है, जिससे वो विश्वव्यापी खेल केंद्र बन जाएगा। 2027 में होने वाले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम पारंपरिक खेलों और डिजिटल गेमिंग के माध्यम से दुनिया भर में खेल संस्कृति को दिखाएगा। देखिए अभी तक क्या होता था कि ओलंपिक के अंदर में बहुत सारे लोग आ गए। कमल कुमारी जी हैं, राम नरेश भगत हैं, आरके साइंस एंड मैथ्स ऑफिशियल हैं, निभा हैं, आकृति हैं, आकांक्षा कुमारी, डियर सौरभ, सुंदर कुमारी, कौन नाम है जी? मान लो हम रख देंगे हम बेसुंदर कुमार, है ना। अभिषेक कुमार चांद, राजा कुमार, नीचे से ऊपर पढ़ रहा हूँ, बहुत तेजी में कमेंट जा रहा है इसलिए पढ़ पाना संभव नहीं है। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाय सर, इम्तियाज गुड्डा झारखंड से हूँ, थैंक यू। गुड्डा झारखंड से हैं तो आप बहुत शुक्रिया। अब सुनिए, मैं यहां पर ना 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं। अभी थोड़े दिनों पहले ओलंपिक पेरिस पैरा ओलंपिक खत्म हुआ है। तो सबसे पहले तो पेरिस पैरा ओलंपिक जो है, पेरिस पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक नहीं, पेरिस पैरा ओलंपिक या पैरालंपिक लिखते हैं इसको, थोड़ी हिंदी कमजोर है मेरी। पैरा ओलंपिक कहां? 2024। सबसे पहले पूछेगा कि कौवा संस्करण था, सबसे पहले एग्जाम में पूछेगा कि ये कौवा था, तो भैया 17 था। कहां पे आयोजन हुआ जरा मेरे को बताइए, तो कहां आयोजन हुआ? तो फ्रांस में आयोजन हुआ। तीसरा आपसे पूछेगा, पूछने को तो बहुत कुछ है लेकिन आपसे तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भारत के ध्वजवाहक बस इतना ही बता दीजिए क्योंकि टाइम बहुत हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन कराएंगे और खत्म करेंगे। तो याद रखिएगा, जब उद्घाटन हो रहा था तो सुमित अंतिल हुआ करते थे। उद्घाटन में कौन थे? सुमित अंतिल हुआ करते थे। और ये अकेले नहीं थे साहब, ये अकेले नहीं थे, इनके साथ भाग्यश्री यादव हुआ करती थी। भाग्यश्री यादव, भाग्यश्री यादव हुआ करती थी, भाग्यश्री यादव। ये उद्घाटन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में पूछता है कि समापन में, एग्जाम वाला तो महत्वपूर्ण होता है ना जी, आपसे पूछेगा कि समापन में कौन? तो समापन में दोस्तों यहां भी 2 गो नाम नहीं, यहां भी 2 गो नाम है, वो हरविंदर सिंह का और दूसरा प्रीति पाल का। किसका? तो प्रीति पाल का और दूसरा हरविंदर सिंह का। बस इतना याद कर लीजिएगा। ऐसे पूछने को तो अगली क्लास में हम लोग पैरा ओलंपिक पर पूरा बात कर लेंगे। भारत के लिए पहला सोना किसने जीता, 2 पदक जीते सोने के अंदर में, दोनों जीतने वाली कौन महिला हुआ करती थी, भारत के सेफ्टी मिशन कौन थे, एथलीटों की संख्या कितनी थी, कितने खेल थे, किस स्टूडियो में उद्घाटन हुआ, तो प्लेस डे ला कॉर्नर स्टेडियम में हुआ था। हम बस छोड़ने 2 मिनट 5 मिनट में से। शुभंकर कौन थे? तो फ्रीजियन टोपी हुआ करती थी। समापन कहां हुआ? तो स्टेज डी फ्रांस स्टेडियम के अंदर में हुआ। ये तमाम बातें दिल्ली में। अच्छा, 48 सीटें बीजेपी को आया, गलती लिख दिया था क्या मैंने वहां पे? ठीक है, मैं देख लेता हूं, सुधार लूंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत में इसकी कितने विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है? तो 0, 2, 4 और 7। बताइए कि कितने विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, टोटल है 4। कितने हैं? तो टोटल 4 लोग हैं। 4 में आईआईटी बॉम्बे इस बार सूची में नहीं है। तो 4 में कौन कौन लोग हैं? तो आप भी जानते हैं कि एक ट्रिपल आईएससी है। ये ट्रिपल आईएससी कहां पर है? तो आप भी जानते हैं आईआईएससी बेंगलुरु में है ना। कहां पर है? तो बैंगलोर में है, आईआईएससी बैंगलोर। ये सभी लोग जानते हैं। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा आईआईटी है, 3 आईआईटी हैं, दिल्ली मद्रास। 3 आईआईटी हैं, दिल्ली और मद्रास। तो पहले इसके अंदर में कौन कौन से हैं? तो आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी, अच्छा ये सीट अगली क्लास में लगा हुआ है, छोड़ दीजिए। टाइम्स हायर एजुकेशन ने 2025 की विश्व रेपुटेशन रैंकिंग में 4 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में, अच्छा नहीं है इसमें, पिछले वर्ष की तुलना में इन सभी की रैंकिंग घटी है, बिल्कुल सही। एक आईआईटी दिल्ली है, दूसरा
आईआईटी मद्रास है। आईआईटी तीसरा कौन सा? आईआईटी मद्रास। चौथा एक हायर एजुकेशन ग्रुप के अंदर में एक नाम आया होगा शिक्षा और अनुसंधान। शिक्षा और अनुसंधान एक यूनिवर्सिटी है, इसको जो है थर्ड बैंड के अंदर में नाम दिया गया है शिक्षा और अनुसंधान। अखबार में ऐड आता होगा, देखेंगे शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, इसका भी नाम आया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और बाकी तो एगो दुनिया भर के अंदर में आपको पता ही है हार्वर्ड और मैनचेस्टर वाली कहानी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय आपको ही पता है कि दुनिया में लगातार कई सालों से, मतलब 14वें वर्ष कह लीजिए, लगातार 14वें वर्ष से नंबर 1 पे कौन पड़ा हुआ है? रैंक 1 किसका है? तो रैंक 1 है किसी और का नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। 2025 लगातार 14 साल। तो अब अगला बार भी अगर नहीं याद रहे और पूछे कि किसका है रैंक 1, तो कहिएगा, आंख बंद करिएगा, रैंक 1 मारो इसे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अगर सभी लोगों को क्लियर है तो आप कमेंट करके बताइए। आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है जी, ये क्या कह रहा है आपने देख लिया। बाकी इस वीडियो में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्लास का जो पीडीएफ है, अभी से आधे घंटे के बाद 30 मिनट के बाद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आप आके डाउनलोड कर लीजिएगा, आधे घंटे के बाद कमेंट बॉक्स में पिन हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात, ये क्लास तो अभी समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे 5 बजे सुबह में। लेकिन उससे पहले जाते जाते बस इतना जरूर बताइएगा क्लास खत्म होने के बाद कि आपको मेरी करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लग रही है। इसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी करंट अफेयर की क्लास पसंद आ रही होगी। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। बाकी इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, धीरे धीरे इसके समय को मैं कम करूंगा। मैं चाह रहा हूं कि इसको 1 घंटे में ले आऊं, लेकिन 1 घंटे में हो नहीं पा रहा है, क्योंकि न्यूज जो कवर कराने हैं, मैं चाहता हूं कि 10 मिनट ज्यादा ही पढ़ा दूं, लेकिन कम से कम बच्चों के न्यूज कवर हो जाएं। तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन आगे से थोड़ा डिस्कशन को और अगर आप कहेंगे तो रिड्यूस करेंगे और कंटेंट को थोड़ा और लेवल पर ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है? तो आपके सुझाव आमंत्रित है। मेरी ये वीडियो, मेरी ये क्लास आपको कैसी लगी? ऑफिसर्स एकेडमी पर आप कितना प्यार मोहब्बत लुटाते हैं? जाने के बाद इस वीडियो पर जरूर बता के जाइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। बाकी पीडीएफ 30 मिनट के बाद इसी कमेंट बॉक्स के पिन कर दिया जाएगा। इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर ऑफिसर्स एकेडमी पर लगातार क्लासेस चलती रहेंगी इसी यूट्यूब चैनल पर।